बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैबियन सोसाइटी इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर कलीम MA। टाइगर ने कार ब्लू मून क्लब की पार्किंग में रोकी और फिर नीचे उतरकर वो तेज कदम उठाता क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। ब्लू मून क्लब में ज्यादातर गैर मुल्की ही रिहाइश पजीर थे, इसलिए यहाँ का माहौल इंतहाई साफ सुथरा था और जो मकामी अफराद इस क्लब में आते थे उनका ताल्लुक भी अला तबके से ही था, इसलिए ये एक लिहाज से पुरअमन और साफ सुथरा क्लब था। ब्लू मून क्लब का मैनेजर आइजक था, जिससे टाइगर के अच्छे ताल्लुकात थे, क्योंकि टाइगर अक्सर इस क्लब में आता जाता रहता था और टाइगर के यहाँ आने जाने की वजह से यहाँ गैर मुल्की अफराद की आमदोरफ्त और रिहाइश थी, क्योंकि ऐसी जगहों से ही इसे अपने मतलब की मालूमात मिल जाया करती थी। टाइगर हॉल में दाखिल हुआ और तेज कदम उठाता वो सीधा मैनेजर के ऑफिस की तरफ बढ़ता चला गया। चूंकि यहाँ का अमला इससे अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए किसी ने ना ही उसे रोकने की कोशिश की थी और ना किसी किस्म का कोई सवाल किया गया था। मैनेजर के ऑफिस के बाहर एक मुसल्लह आदमी मौजूद था। उसने टाइगर को बड़े मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया। क्या आइजक ऑफिस में मौजूद है? टाइगर ने सलाम का जवाब देते हुए मुस्कुराकर कहा। जी हाँ, और फारिग ही हैं, दरबान ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे तला का शुक्रिया, टाइगर ने हंसते हुए कहा और फिर दरवाजा खोलकर वो ऑफिस में दाखिल हुआ तो बड़ी सी ऑफिस टेबल के पीछे बैठा हुआ अधेड़ उम्र आइजक टाइगर को देखकर अंदर आते देखकर बेख्तियार चौंक पड़ा। अलबत्ता उसके चेहरे पर दोस्ताना मुस्कुराहट उभर आई थी। आओ टाइगर, आज बड़े अरसे बाद यहाँ आना हुआ। लगता है तुम मुझे भूल ही गए थे, आइजक ने बाकायदा उठकर इसका इस्तकबाल करते हुए कहा। मैं तो अक्सर आता रहता हूँ, लेकिन तुम बहुत ज्यादा मसरूफ रहते हो, इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब करने की बजाय वापस चला जाता हूँ। आज मुझे बताया गया कि तुम फारिग हो तो तुम्हारे पास चला आया। टाइगर ने कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुराकर कहा। हाँ, ये इत्तफाक ही है, आज कोई मुलाकाती मौजूद नहीं है, आइजक ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर टाइगर के लिए एप्पल जूस लाने का कहा और रिसीवर रख दिया, क्योंकि आइजक को मालूम था कि टाइगर शराब नहीं पीता, इसलिए वो हमेशा उसके लिए एप्पल जूस ही मंगवा लिया करता था। ग्रेटलैंड का एक आदमी जिसका नाम सिडनी था, यहाँ क्लब में बड़े तवील अरसे से रह रहा था। क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ मालूम है कि वो अब कहाँ होगा? टाइगर ने कहा तो आइजक बेख्तियार चौंक पड़ा। तो क्या तुम्हें सिडनी की तलाश है? आइजक ने कहा। हाँ, लेकिन तुम उसका नाम सुनकर चौंक क्यों पड़े हो? क्या कोई खास बात है? टाइगर ने हैरत भरी लहजे में कहा। हाँ, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम सिडनी को क्यों तलाश कर रहे हो? आइजक ने कहा और फिर इससे पहले कि टाइगर कोई जवाब देता, ऑफिस का दरवाजा खुला और एक मुलाजिम हाथ में ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। ट्रे में एप्पल जूस का बड़ा सा गिलास मौजूद था। उसने टाइगर और आइजक को सलाम किया और फिर गिलास ट्रे से उठाकर उसने टाइगर के सामने रख दिया। शुक्रिया, टाइगर ने उसका भी शुक्रिया अदा किया तो वो सलाम करके वापस चला गया। यहाँ एक पार्टी का इसका पता लगाना चाहती है और तुम्हें तो मालूम है कि ऐसे काम मैं अक्सर किया करता हूँ, टाइगर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या तुम्हारी इस पार्टी का ताल्लुक ग्रेटलैंड की स्पेशल एजेंसी से है? आइजक ने कहा तो टाइगर इसकी बात सुनकर बेख्तियार उछल पड़ा, क्योंकि इमरान ने उसे पहले ही बता दिया था कि स्पेशल एजेंसी के एजेंट भी उसे तलाश कर रहे हैं। स्पेशल एजेंसी? नहीं, वो तो यहाँ की एक मकामी पार्टी है। लेकिन तुमने स्पेशल एजेंसी का नाम क्यों लिया? क्या उन्होंने भी तुमसे राब्ता किया है? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझसे तो राब्ता नहीं किया, अलबत्ता मेरे एक पुराने वेटर से उनका राब्ता हुआ है। मैं क्लब में घूम रहा था कि मैंने इस वेटर को एक गैर मुल्की के साथ एक खाली हिस्से में बातें करते हुए देख लिया। मैं समझ गया कि ये वेटर इस गैर मुल्की को कोई मालूमात मुहैया कर रहा है। मैंने उसे ऑफिस में बुलाया तो उसने मुझे बताया कि इस आदमी को सिडनी के बारे में मालूमात चाहिए थी और उसने इसे इधर उधर की बातें बताकर इससे खासी बड़ी रकम वसूल कर ली है। मैंने उसे डांटा कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था कि न जाने गैर मुल्की कौन होगा। तो इस वेटर ने एक कार्ड मुझे दिखाया। उसने बताया कि ये कार्ड इस गैर मुल्की की जेब से इस वक्त गिर गया था जब वो इसे जेब से रकम निकाल कर दे रहा था। इस कार्ड पर सुर्ख रंग से सिर्फ लफ्ज स्पेशल लिखा हुआ था। इस कार्ड को देखते ही मैं समझ गया कि इस गैर मुल्की का ताल्लुक ग्रेटलैंड की स्पेशल एजेंसी से होगा, क्योंकि मेरा एक दोस्त भी किसी जमाने में ग्रेटलैंड की स्पेशल एजेंसी में काम करता था। इसके पास भी मैंने ऐसा ही कार्ड देखा था। मैंने वो कार्ड रख लिया और उस वेटर को ये कहकर वापस भेज दिया कि आइंदा अगर इसने ऐसी हरकत की तो मैं इसे क्लब से फारिग करा दूंगा।
अब तुमने सिडनी के बारे में पूछा तो मुझे ख्याल आ गया कि कहीं इस स्पेशल एजेंसी ही ने तुम्हारी खिदमत इस सिलसिले में हासिल ना की हो। आइजैक ने तफसील बताते हुए कहा। कहाँ है वो कार्ड, मुझे दिखाओ, टाइगर ने कहा। तो आइजैक ने मेज की दराज खोली और उसमें से एक कार्ड निकालकर इसे टाइगर की तरफ बढ़ा दिया। क्या मैं ये कार्ड रख सकता हूँ, टाइगर ने कहा। हाँ रख लो, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि किसी को ये मालूम ना हो कि ये कार्ड मैंने तुम्हें दिया है, क्योंकि मैं ऐसे मामलात में मुलव्विस होना पसंद नहीं करता, आइजैक ने कहा। बेफिक्र रहो, तुम मेरे असूलों को अच्छी तरह जानते हो, टाइगर ने कार्ड को जेब में रखते हुए कहा। हाँ, इसलिए तो मैं तुम्हें खुलकर सब कुछ बता दिया है। बहरहाल सिडनी के बारे में वाकई में कुछ भी नहीं जानता, बस वो एक गाहिक था, आइजैक ने जवाब देते हुए कहा। उस वेटर को बुलाओ, उसने यकीनन उसे कुछ ना बताया होगा, टाइगर ने कहा। अरे नहीं, ये वेटर ऐसी मखलूक है जो रकम हासिल करने के लिए अक्सर ऐसी बातें करते रहते हैं, आइजैक ने हंसते हुए कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं इस मखलूक को तुमसे ज्यादा जानता हूँ। तुम्हारी वजह से वो बात टाल गया होगा, तुम इसे बुलाओ तो सही, अभी सारी बात सामने आ जाएगी, टाइगर ने कहा। तो आइजैक ने इस बात में सर हिलाते हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और फिर किसी से इसने जैकब नामी वेटर को ऑफिस भिजवाने का कहकर रिसीवर रख दिया। टाइगर इसी दौरान एप्पल जूस की चुस्कियां लेता रहा। थोड़ी देर बाद ऑफिस का दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र वेटर अंदर दाखिल हुआ। यस सर, उसने सलाम करते हुए कहा। तुम्हारा नाम जैकब है? तुम मुझे तो जानते होगे, टाइगर ने उससे मुखातिब होकर कहा। जी हाँ जनाब, अच्छी तरह जानता हूँ, वेटर ने जवाब देते हुए कहा। और यकीनन तुम ये भी जानते होगे कि मैं जो वादा कर लूं इसे हर सूरत में पूरा करता हूँ, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। जी हाँ जनाब, लेकिन वेटर जैकब ने इस बार कदरे परेशान से लहजे में कहा। तो मैं तुमसे 3 बातों का वादा करता हूँ। एक तो ये कि अगर तुम सच बताओगे तो आइजैक साहब तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। दूसरा वादा ये कि जो कुछ भी तुम बताओगे वो किसी और को मालूम नहीं होगा। और तीसरा वादा ये कि तुम्हें इसका माकूल मुआवजा भी मिलेगा, टाइगर ने कहा। मगर जनाब, आप क्या पूछना चाहते हैं, जैकब ने और ज्यादा परेशान होते हुए कहा। वही सब कुछ जो तुमने सिडनी के बारे में इस गैर मुल्की को बताया था, टाइगर ने कहा। और वेटर बेइख्तियार उछल पड़ा। वो जनाब, मैं बॉस को पहले ही बता चुका हूं कि उसे रकम लेने के लिए मैंने उससे वैसे ही इधर उधर की बातें कर दी थी, जैकब ने कहा। लेकिन उसका लहजा बता रहा था कि वो गलत बात कर रहा है। तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम सच बोल रहे हो, इसलिए ठीक है, तुम जा सकते हो, टाइगर ने तवील सांस लेते हुए कहा। और जैकब सलाम करके वापस चला गया। तो तुम्हारा ख्याल था कि इसने मुझसे झूठ बोला होगा, आइजैक ने कहा। हाँ, लेकिन इसका लहजा बता रहा है कि वो वाकई सच कह रहे हैं। बहरहाल अब मुझे इजाजत दो, इस जूस के लिए बेहद शुक्रिया, टाइगर ने उठते हुए कहा। तो आइजैक बेइख्तियार हंस पड़ा। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, तुम्हारी आमद से मुझे वाकई खुशी होती है, आइजैक ने उठते हुए मुस्कुराकर कहा। और फिर टाइगर इसका शुक्रिया अदा करके और मुसाफा करके ऑफिस से बाहर आ गया। फिर वो इधर को बढ़ गया जिधर वेटर्स रूम था। जैकब, मेरे साथ आओ, टाइगर ने वहां मौजूद जैकब से कहा और तेजी से उकबी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जनाब, मैंने वाकई उसे कुछ नहीं बताया था, जैकब इसके पीछे आते हुए बोला। सुनो जैकब, मुझे मालूम है कि तुमने मैनेजर से झूठ बोला है, लेकिन मैंने जानबूझकर तुम्हें सच्चा करार दे दिया और वहां से भेज दिया। अब तुम मुझे बताओ कि तुमने इस गैर मुल्की को क्या बताया था, टाइगर ने कहा। उसके साथ ही उसने जेब से एक बड़ा सा नोट निकालकर वेटर के हाथ में दे दिया। जनाब, वेटर ने एक बार फिर कुछ कहना चाहा। सुनो जैकब, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, इसलिए तुम्हारी बेहतरी वाकई इसी में है कि तुम सब कुछ मुझे बता दो। टाइगर का लहजा यकलख्त बदल गया था। ठीक है, मेरी ड्यूटी खत्म होने वाली है, आप आधे घंटे बाद उकबी तरफ मेरे क्वार्टर नंबर 11 में आ जाएं, वहां इत्मीनान से बातें होंगी, वेटर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। और उसके साथ ही उसने नोट को तेजी से अपनी जेब में डाल दिया और सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। और फिर आधे घंटे बाद वो जैकब के क्वार्टर की बैठक में मौजूद था। आपसे वाकई कोई बात नहीं छुपाई जा सकती, मैनेजर साहब बेहद सख्त आदमी हैं, इसलिए मजबूरन मुझे उनसे वो बात छुपानी पड़ी, वरना वो आके मुझे नौकरी से निकाल देते, जैकब ने कहा। तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर सब कुछ सच सच बता दो, टाइगर ने कहा। मैंने उस गैर मुल्की को बताया था कि सिडनी के साथ वाले कमरे में ग्रेटलैंड कौमियत की एक लड़की मार्सिया नामी रहती थी, जो उसके साथ ही कमरा छोड़कर चली गई थी। ये लड़की भी सिडनी से मिलती रहती थी और जब सिडनी क्लब में मौजूद ना होता था तो मार्सिया समंदन के एक होटल के मालिक और असलहे के बहुत बड़े स्मगलर और गुंडे जैकी से लॉबी में पुरस्कार अंदाज में मुलाकातें करती थी, जैकब ने तफसील बताते हुए कहा। जैकी को तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये जैकी क्या सिडनी से भी मिलता था,
टाइगर ने पूछा। नहीं, मैंने उसे कभी सिडनी से मिलते नहीं देखा, और मार्सिया से भी वो इस वक्त मिलता था जब सिडनी क्लब में मौजूद ना होता था, जैकब ने जवाब दिया। मार्सिया का क्या हुलिया है? टाइगर ने पूछा तो जैकब ने हुलिया बता दिया। और सिडनी का हुलिया क्या था? टाइगर ने पूछा तो जैकब ने सिडनी का हुलिया भी बता दिया, और टाइगर ने इन दोनों के कदोकामत के बारे में भी तफसीलात मालूम कर ली। इसके अलावा और कोई बात? अच्छी तरह सोच कर जवाब दो। ये दोनों खासे तवील अरसे से यहाँ रहे हैं, टाइगर ने कहा। एक मकामी लड़की भी सिडनी से मिलने आया करती थी, उसका नाम नरगिस था। किसी मुअज़्ज़िज़ खानदान से उसका ताल्लुक था, जैकब ने जवाब दिया। सिडनी यहाँ से बाहर जाते हुए क्या अपनी कार इस्तेमाल करता था या क्लब की कार उसके इस्तेमाल में रहती थी? टाइगर ने पूछा। वो टैक्सी में आता जाता था, अलबत्ता मैंने इसे ज्यादातर राजू की टैक्सी में ही देखा था। राजू अलबत्ता 2-3 रोज से बीमार है, इसलिए आ नहीं रहा, जैकब ने कहा। ये राजू कहाँ मिल सकेगा? टाइगर ने पूछा तो जैकब ने उसकी रिहाइशगाह का पता बता दिया। ओके, शुक्रिया, टाइगर ने कहा और उठकर इसके क्वार्टर से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वो अपनी कार में बैठा इस राजू की रिहाइशगाह की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। गो के उसे जैकब से खासी मालूमात मिल गई थी और स्पेशल एजेंसी का कार्ड भी उसे मिल गया था, लेकिन उसे सिडनी को तलाश करना था और सिडनी के किसी पते के बारे में उसे अभी तक कुछ मालूम ना था। इसलिए वो राजू से मिलना चाहता था, क्योंकि हो सकता है कि राजू इसके बारे में मजीद कुछ बता सके। राजू का मकान एक गुंजान आबाद मोहल्ले में था। टाइगर ने अपनी कार इस मोहल्ले की एक खुली जगह पर जाकर रोकी और फिर वो मुख्तलिफ लोगों से पूछता हुआ आखिरकार राजू के मकान पर पहुंच ही गया। इसने दरवाजे की कुंडी खटखटाई तो एक दुबला पतला अधेड़ उम्र आदमी बाहर आ गया। तुम्हारा नाम राजू है? टाइगर ने कहा। जी हाँ, लेकिन आप यहाँ मेरे घर जनाब? राजू ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तो मुझे जानते हो? टाइगर ने हैरान होकर पूछा। जी हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ, आपका नाम टाइगर है, राजू ने जवाब दिया। मैंने तुमसे चंद बातें मालूम करनी है, कोई बैठने की जगह है यहाँ? टाइगर ने कहा। जी हाँ, मैं बैठक खोलता हूँ, राजू ने कहा और वापस मुड़कर मकान में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कोने में मौजूद एक दरवाजा खोला। आइए जनाब, राजू ने दरवाजा खोलकर कहा तो टाइगर सा हिलाता हुआ इसकी तरफ को बढ़ गया। ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक चारपाई, 3 पुरानी कुर्सियां और एक मेज मौजूद थी। मैं गरीब आदमी हूँ जनाब, इसलिए आपको तकलीफ तो होगी, राजू ने शर्मिंदा से लहजे में कहा। अरे नहीं, मैं भी तुम जैसा ही हूँ, बैठो, टाइगर ने कहा। मैं आपके लिए बोतल ले आऊं? राजू ने कहा। नहीं, तकलीफ मत करो, बैठो, तुम वैसे भी बीमार हो, टाइगर ने कहा। बस जी, 2-3 रोज से बुखार आ रहा था, आज तो नहीं है, राजू ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तो टाइगर ने जेब से 2 बड़े-बड़े नोट निकालकर उसके हाथ पर रख दिए। ये मेरी तरफ से तुम्हारे बच्चों के लिए हैं, रख लो, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर जनाब, राजू ने हिचकिचाते हुए कहा। मैंने तुम्हें नहीं दिए, तुम्हारे बच्चों के लिए दिए हैं, टाइगर ने हंसते हुए कहा। जी, आपकी मेहरबानी जनाब, राजू ने जल्दी से नोट अपनी जैकेट की जेब में डालते हुए कहा। उसके चेहरे पर चमक सी आ गई थी। सुनो, मुझे मालूम है कि ब्लू मून क्लब में रहने वाला ग्रेटलैंड का सिडनी ज्यादातर तुम्हारी टैक्सी में ही सफर करता था। मुझे सिडनी की तलाश है और यकीनन तुम्हें इस बारे में कोई ना कोई ऐसी बात मालूम होगी जिसकी मदद से उसे तलाश किया जा सके। और चूंकि तुम मुझे जानते हो, इसलिए अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि बात किसी सूरत भी बाहर ना जाएगी और ना ही तुम पर कोई हर्फ आएगा, टाइगर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। सिडनी अक्सर मेरी टैक्सी में बैठकर मुख्तलिफ बड़े बड़े होटलों में आता जाता था, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि वो इन होटलों में किससे मिलता था और किससे नहीं, क्योंकि मैं तो बाहर ही इसका इंतजार करता रहता था। अलबत्ता आखिरी बार वो मेरी टैक्सी में बैठकर नेशनल स्टेट एजेंसी के ऑफिस गया था और फिर उसने मुझे खिलाफ तवक्का फारिग कर दिया। मैं सवारी के लिए वहां से करीब ही रुक गया। फिर मैंने सिडनी को ऑफिस से निकलकर हिदायत अली की टैक्सी में बैठते देखा। मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। कुछ देर बाद एक जगह मैं और हिदायत अली इकट्ठे थे कि मैंने उससे वैसे ही पूछ लिया कि वो गैर मुल्की को नेशनल स्टेट एजेंसी से पिक करके कहाँ लेकर गया था। तो उसने बताया कि वो उसे रेम्बो कॉलोनी में लेकर गया था। फिर उसके बाद वो मुझे नजर नहीं आया, राजू ने तफसील बताते हुए कहा। उसके साथ वाले कमरे में एक गैर मुल्की लड़की मार्सिया भी रहती थी। क्या वो भी तुम्हारी टैक्सी में बैठती थी या नहीं? टाइगर ने पूछा। जी हाँ, वो भी अक्सर बैठती थी, क्योंकि मैं ज्यादातर ब्लू मून क्लब से ही सवारियां लेता हूँ। वो भी सिडनी की तरह मुख्तलिफ होटलों में आती जाती रहती थी, राजू ने जवाब दिया। किसी खास आदमी से उसकी कोई खसूसी मुलाकात रहती थी? टाइगर ने पूछा। जी नहीं, मुझे मालूम नहीं, राजू ने जवाब दिया। ओके, बेहद शुक्रिया, तुम मुतमईन रहो, तुमने जो कुछ बताया ये सब बाहर नहीं जाएगा,
टाइगर ने उठते हुए कहा, और राजू ने इसका शुक्रिया अदा किया और टाइगर बैठक से बाहर आया और फिर तेज से इस कदम उठाता इसकी तरफ को बढ़ गया जिधर इसकी कार मौजूद थी। अब वो सोचा था कि पहले नेशनल स्टेट एजेंसी जाकर ये मालूम करे कि सिडनी ने रेम्बो कॉलोनी में इनसे कौन सी कोठी हासिल की है, या पहले इमरान को इत्तला कर दे। और फिर कार तक पहुंचते पहुंचते इसने इमरान को इत्तला देने का फैसला कर लिया। चुनाचा कार में बैठकर इसने कार आगे बढ़ा दी और फिर एक मुनासिब जगह पर एक साइड पर कार रोककर उसने जेब से ट्रांसमीटर निकाला और इस पर इमरान की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके उसने बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो, टाइगर कॉलिंग, ओवर। टाइगर ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस अली इमरान अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद ही इमरान की आवाज़ सुनाई दी तो टाइगर ने इसे अब तक की हासिल की गई तमाम मालूमात की तफसील बता दी। गुड शो, लेकिन पहले जाकर वो कोठी तलाश करो और फिर मालूम करो कि इसमें सिडनी मौजूद भी है या नहीं। इसके बाद मुझे दोबारा कॉल करो, ओवर, इमरान ने कहा। यस बॉस, ओवर। टाइगर ने जवाब दिया और फिर दूसरी तरफ से ओवर एंड ऑल के अल्फाज सुनकर इसने ट्रांसमीटर ऑफ करके इसे जेब में डाल दिया और फिर कार आगे बढ़ा दी। अब इसका रुख नेशनल स्टेट एजेंसी की तरफ ही था। टेलीफोन की घंटी बजते ही सिडनी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, रिचर्ड बोल रहा हूँ, सिडनी ने बदले हुए लहजे में कहा। मार्सिया बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से मार्सिया की आवाज सुनाई दी। ओह, तुम? क्या बात है, क्यों फोन किया है, कोई खास बात? सिडनी ने चौंक कर अपने असल लहजे में कहा। हाँ, खासुल खास बात है, दूसरी तरफ से मार्सिया ने हंसते हुए कहा। क्या? सिडनी ने कहा। जेस्को क्लब में मुझे तलाश किया जा रहा है, दूसरी तरफ से मार्सिया ने कहा। तो सिडनी में इख्तियार उछल पड़ा। जेस्को क्लब में तुम्हें? ओह, तो वहां तक पहुंच गए हैं ये? सिडनी ने इंतहाई तशवीश भरे लहजे में कहा। हाँ, और उन्हें ये टिप यकीनन जैकी से मिली होगी, और ये भी सुन लो कि जैकी को इसके होटल के ऑफिस में हलाक कर दिया गया है। मार्सिया ने कहा तो सिडनी का चेहरा बेइख्तियार बिगड़ सा गया। वेरी बैड, फिर तो हालात इंतहाई संगीन हो गए हैं। वेरी बैड, सिडनी ने इंतहाई परेशान से लहजे में कहा। क्यों? ये बात तुमने क्यों की है? मार्सिया ने कहा। जैकी हमारे नेटवर्क का खास आदमी था, इससे उन्होंने नेटवर्क के बारे में मालूमात हासिल कर ली होंगी, सिडनी ने कहा। अरे नहीं, जैकी को हमारे नेटवर्क के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तुम्हें मेरी आदत का तो इल्म है कि मैं ऐसे मामलात में किस कदर मोहतात रहती हूँ। अलबत्ता उन्होंने उससे जेस्को क्लब के बारे में मालूम कर लिया है और फिर वो यहाँ पहुंच गए। लेकिन तुम जानते हो कि जेस्को क्लब में मेरा क्या रूप है, इसलिए वो यहाँ से मेरे बारे में कुछ भी मालूम ना कर सके। अलबत्ता मुझे इत्तला मिल गई और मैंने इनकी कार में 3x नस्ब कर दिया और इस तरह मुझे मालूम हो गया कि निशात कॉलोनी की कोठी नंबर 12A में रिहाइश पजीर हैं। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है कि अगर तुम इजाजत दे दो तो मैं आसानी से इनका खात्मा करा सकती हूँ, मार्सिया ने कहा। लेकिन इसका क्या फायदा होगा? इस तरह स्पेशल एजेंसी तो खत्म नहीं हो जाएगी, बल्कि स्पेशल एजेंसी फिर हर लिहाज से कंफर्म हो जाएगी और हो सकता है कि वो फिर हुकूमती सतह पर यहाँ पर की हुकूमत से मिलकर हमारी तलाश शुरू करा दें, सिडनी ने जवाब देते हुए कहा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, ये बात मेरे जहन में भी आई थी, लेकिन इनकी कारकर्दगी मेरी तवक्का से ज्यादा बेहतर है, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझ तक किसी ना किसी अंदाज में पहुंचे, मार्सिया ने कहा। मेरा ख्याल है कि मार्सिया, कि हमें अपना नेटवर्क ऑफ करके खामोशी से यहाँ से कुछ अरसे के लिए चला जाना चाहिए। हम काफिरिस्तान जा सकते हैं, फिर ये टकरे मारकर खुद ही वापस चले जाएंगे। इसके बाद हम वापस आकर दोबारा ओपन कर लेंगे, सिडनी ने कहा। लेकिन इस तरह सप्लाई में तो फर्क आ जाएगा, इसके बारे में तुमने क्या सोचा है? मार्सिया ने कहा। सप्लाई से ज्यादा जरूरी अपने नेटवर्क की हिफाजत है, वरना सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद भी हो सकती है। इसलिए अगर 1-2 माह तक सप्लाई बंद कर दी जाए तो मेरे ख्याल में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिडनी ने जवाब देते हुए कहा। ओके, ये फैसला बहरहाल तुमने करना है, मार्सिया ने कहा। ठीक है, तुम जल्दी करो और नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर कैमोफ्लेज करा दो और मेरे पास आ जाओ ताकि हम फौरी तौर पर यहाँ से रवाना हो जाएं, सिडनी ने कहा। ठीक है, तुम तैयार रहो, मुझे इस काम में 2-3 घंटे लग जाएंगे, मार्सिया ने कहा। ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, सिडनी ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर गहरी तशवीश के तासुरात नुमायां हो गए थे। काफी देर तक वो बैठा सोचता रहा, फिर उसने फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। यस, लार्सन क्लब, एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। मैं ऑस्कर बोल रहा हूँ, लार्सन से बात कराओ, सिडनी ने बदले हुए लहजे में कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज सुनाई दी। ऑस्कर बोल रहा हूँ लार्सन, सिडनी ने इसी तरह बदले हुए लहजे में कहा। हाँ, क्या बात है? दूसरी तरफ से पूछा गया। कंपनी के चेयरमैन को मेरा पैगाम दे दो
कि फिलहाल ऑर्डर नहीं मिल रहे, क्योंकि एक और कंपनी हमारे मुकाबले पर आ गई है, इसलिए कम से कम 2 माह तक ऑर्डर मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, सिडनी ने कहा। 2 माह? लेकिन ये तो खासा तवील अरसा है, जबकि कंपनी को ऑर्डर्स की इंतहाई अशद जरूरत है, दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। इस कंपनी का मुकाबला करने के लिए खासा काम करना पड़ेगा, वरना ऑर्डर्स हमेशा के लिए भी बंद हो सकते हैं, सिडनी ने कहा। ओह अच्छा, ठीक है, मैं कह दूंगा। और कुछ? दूसरी तरफ से कहा गया। बस यही पैगाम देना था, सिडनी ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर कदरे इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे। सफदर और तनवीर दोनों निशात कॉलोनी की कोठी नंबर 12A के करीब एक पार्किंग में कार रोककर नीचे उतरे और फिर दोनों ही इस अंदाज में ठहलते हुए आगे बढ़ने लगे जैसे वो इस कॉलोनी के रिहायशी हों और टहलने के लिए बाहर आए हों। कोठी के सामने से गुजरते हुए उन्होंने गौर से कोठी के बंद फाटक को देखा। छोटे गेट पर ताला लगा हुआ है सफदर, तनवीर ने कहा। हाँ, मैंने देख लिया है। इसका मतलब है कि कोठी इस वक्त खाली है, सफदर ने जवाब दिया। तो फिर क्या ख्याल है, मैं उकबी तरफ से अंदर जाऊं और चेक करूं, तनवीर ने कहा। हाँ, हो सकता है कि ये कोठी डॉज देने के लिए हासिल की गई हो और हम बाहर इंतजार करते ही रह जाएं, सफदर ने कहा। तुम यहीं रुको, तुम्हारे पास B5 ट्रांसमीटर है, अगर इस दौरान कोई आ जाए तो मुझे इत्तला कर देना, मैं चेक करके आता हूँ, तनवीर ने कहा और सफदर के इस बात में सर हिलाने पर वो तेज से कदम उठाता कोठी की तरफ बढ़ गया, जबकि सफदर इसी तरह टहलते हुए अंदाज में आगे बढ़ता चला गया। तनवीर साइड गली में जाकर गायब हो गया तो सफदर वापस मुड़ा और फिर वो इस पार्किंग के करीब जाकर एक दरख्त के नीचे मौजूद पत्थर की बेंच पर जाकर बैठ गया। उसका अंदाज ऐसे ही था जैसे वो थककर बैठा सस्ता रहा हो, लेकिन उसकी तेज नजरें जाहिर है इधर उधर का ही जायजा ले रही थी। सड़क पर कारें आ जा रही थी, लेकिन इसकी स्पीड बता रही थी कि वो इस कोठी के लिए नहीं। और फिर थोड़ी देर बाद तनवीर इसे गली में आता दिखाई दिया। वो चौंक कर उठकर खड़ा हुआ और एक बार फिर टहलने के अंदाज में चलने लगा। अंदर कुछ लोग रह रहे हैं, वहां सामान भी मौजूद है और असलहा भी। तनवीर ने इसके करीब आकर इसके अंदाज में चलते हुए कहा, इसका मतलब है कि हम दुरुस्त जगह पर पहुंच गए हैं, अब इनका इंतजार हो सकता है, होना चाहिए, सफदर ने कहा। मैंने उकबी दरवाजा अंदर से खोल दिया है, कहो तो अंदर चलकर इनका इंतजार करें, तनवीर ने कहा। हमारे पास बेहोश कर देने वाली गैस पिस्टल मौजूद हैं और वो लोग तरबियत याफ्ता हैं, इसलिए बाहर से इन्हें बेहोश कर देना ज्यादा आसान साबित होगा, सफदर ने कहा। तो फिर मैं उकबी तरफ जाकर ठहरता हूँ, इससे हम दोनों मशकूक भी हो सकते हैं। जैसे ये लोग आएंगे तो मुझे इतला कर देना, मैं गैस फायर कर दूंगा, तनवीर ने कहा। ठीक है, सफदर ने कहा तो तनवीर एक बार फिर तेजी से मुड़ा और सड़क क्रॉस करता हुआ कोठी की साइड गली की तरफ बढ़ता चला गया। सफदर कुछ आगे बढ़ा और फिर एक जेर तामीर कोठी की साइड में पहुंचकर वो एक दीवार की ओट में रुक गया। कोठी पर काम ना हो रहा था, इसलिए वो इत्मीनान से खड़ा था। फिर तकरीबन 1 घंटे के शदीद इंतजार के बाद एक स्याह रंग की कार कोठी के सामने आकर रुक गई और इसमें से एक लंबा तरंगा आदमी नीचे उतरा और छोटे फाटक की तरफ बढ़ गया। सफदर ने जेब से B5 ट्रांसमीटर निकाला और उसका बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो, सफदर कॉलिंग, ओवर, सफदर ने कॉल देते हुए कहा। यस, तनवीर बोल रहा हूं, ओवर, फौरन ही तनवीर की आवाज सुनाई दी। 3 अफराद आए हैं, अभी वो फाटक खोल रहे हैं, जब वो अंदर चले जाएं तो मैं तुम्हें बता दूंगा। फुल गैस फायर करना, कोठी खासी बड़ी है, ओवर, सफदर ने कहा। तुम फिक्र मत करो, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। इस दौरान इस छोटे फाटक खोलने वाले ने अंदर से बड़ा फाटक खोल दिया था और अब वो कार की तरफ बढ़ रहा था। फिर वो कार में बैठा और दूसरे लम्हे कार तेजी से अंदर चली गई। सफदर खामोश खड़ा था और ट्रांसमीटर उसने ऑन रखा था। थोड़ी देर बाद फाटक अंदर से बंद कर दिया गया, लेकिन सफदर फिर भी खामोश रहा और इस वक्त का इंतजार कर रहा था जब हर आदमी कोठी के अंदर ना पहुंच जाए। तनवीर, ये लोग अब अंदर पहुंच गए हैं, ओवर, सफदर ने कहा। ओके, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से तनवीर ने कहा और सफदर ने ट्रांसमीटर ऑफ करके उसे जेब में डाल लिया। फिर तकरीबन 15 मिनट के इंतजार के बाद इसे छोटा फाटक अंदर से खुलता दिखाई दिया तो वो चौंक पड़ा। दूसरे लम्हे तनवीर बाहर आ गया तो सफदर तेजी से दीवार की ओर से निकला और तेज से कदम उठाता सड़क पार करके कोठी की तरफ बढ़ता चला गया। तनवीर इसे आता देखकर वापस चला गया था। छोटा फाटक इसी तरह खुला हुआ था। सफदर अंदर दाखिल हुआ तो तनवीर अंदर मौजूद था। सफदर ने फाटक अंदर से बंद किया। आओ, मैंने चेक कर लिया, वो तीनों बेहोश पड़े हैं, तनवीर ने कहा और सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। वो दोनों एक बड़े कमरे में पहुंचे तो वहां 3 गैर मुल्की सोफों पर ढेर हुए पड़े थे। रस्सी तलाश करो तनवीर, इन्हें बांधना होगा, सफदर ने कहा और तनवीर सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया।
जबकि सफदर ने आगे बढ़कर इनकी तलाशी लेना शुरू कर दी। और फिर जब तनवीर वापस आया तो सफदर इनकी तलाशी मुकम्मल कर चुका था। उनकी जेबों से कागजात के साथ साथ असलहा भी बरामद हुआ था। सफदर ने यह सब कुछ एक तरफ मेज पर रख दिया और तनवीर की मदद से इसने इन तीनों को आम कुर्सियों पर बिठाकर रस्सियों की मदद से अच्छी तरह बांध दिया। ये तरबियत याफ्ता अफराद हैं, इसलिए हमें बहरहाल मोहतात रहना होगा, सफदर ने कहा। मैं इनके हुक्म में रहूंगा, तनवीर ने कहा। मैं इनके दांत चेक कर लूं, कहीं कोई जहरीला कैप्सूल ना छुपाया हुआ हो, सफदर ने कहा। और फिर से इन तीनों के मुंह खोलकर चेकिंग शुरू कर दी और फिर चंद लम्हों बाद ही वो पीछे हट गया। मेरा ख्याल है कि इन्हें होश में लाने से पहले चीफ को इत्तला कर दी जाए, सफदर ने कहा। पहले इनसे पूछ तो लें ये हमारे मतलूबा अफराद हैं भी या नहीं, तनवीर ने कहा। लेकिन उसके लिए हमें इन पर तशद्दुद करना पड़ेगा। ये भी तो हो सकता है कि चीफ इन्हें दानिश मंजिल पहुंचाने का हुक्म दे दे, सफदर ने कहा। हाँ ठीक है, जूलिया को इत्तला दे दो, इस बार तनवीर ने कहा। तो सफदर ने आगे बढ़कर एक तरफ पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाया और फिर नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। जूलिया बोल रही हूँ। राब्ता कायम होते ही जूलिया की आवाज सुनाई दी। सफदर बोला हूँ मिस जूलिया, सफदर ने कहा। ओ हाँ, क्या रिपोर्ट है, जूलिया ने चौंक कर पूछा तो सफदर ने उसे शुरू से लेकर अब तक की पोजीशन की सारी तफसील बता दी। ओह, मैं चीफ को इत्तला करती हूँ, तुम किस नंबर से बोल रहे हो, जूलिया ने पूछा तो सफदर ने फोन पीस पर मौजूद फोन नंबर दोहरा दिए। ओके, मैं अभी तुम्हें कॉल करती हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। तो सफदर ने मजीद कुछ कहे बगैर रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद फोन की घंटी बज उठी तो सफदर ने रिसीवर उठा लिया। यस, सफदर ने मोहतात लहजे में कहा। जूलिया बोल रही हूँ, दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज सुनाई दी। यस, सफदर बोल रहा हूँ, सफदर ने कहा। सफदर, इन तीनों को फौरी तौर पर राना हाउस पहुंचा दो, वहां इमरान इनसे पूछगछ करेगा और चीफ ने कहा है कि इनके और साथी भी होंगे, इसलिए निगरानी और ताकुब का भी ख्याल रखना, जूलिया ने कहा। ओ हाँ ठीक है, सफदर ने कहा और रिसीवर रख दिया। शायद इनके साथियों की वजह से इन्हें राना हाउस पहुंचाने का कहा गया है ताकि दानिश मंजिल तक कोई ना पहुंच सके, तनवीर ने कहा। तुम अपनी कार ले आओ, मैं इन्हें खोलता हूँ, सफदर ने कहा। तो तनवीर से हिलाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।